हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो एक प्रमुख शासक है हर्षवर्धन। इससे एग्जामों में बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। वर्धन वंश की स्थापना कुशबूत ने की थी, और वर्धन वंश के बारे में जो इसके वंशावली के बारे में हमको बांसखेड़ा लेख से जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले कुशबूत ने वर्धन वंश की स्थापना की। इसको कुशबूत वंश भी कहा जाता है। उसके बाद इसका नरवर्धन शासक होता है। उसके बाद राजवर्धन प्रथम शासक होता है। राजवर्धन के बाद आदित्यवर्धन होता है। आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम प्रभावी शासक होता है, जिसने अपना एक क्षेत्र विस्तार किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। फिर उसके बाद राजवर्धन और हर्षवर्धन इसके पुत्र होते हैं। राजवर्धन प्रभाकर वर्धन का बड़ा पुत्र था और हर्षवर्धन उसका छोटा पुत्र था। इसकी एक पुत्री थी राजश्री, जिसका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था, और जो मखौरी वंश का शासक था। ग्रहवर्मन का शासन कन्नौज पे था। राजवर्धन या हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती था। यह अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, कभी कभी इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो इसलिए इसका इनकी माता का भी नाम आवश्यक है। तो राजश्री जो है इसकी हर्षवर्धन की बहन थी, और इसका विवाह ग्रहवर्मन के साथ हुआ था, लेकिन मालवा का देवगुप्त जो है इसे विवाह करना चाहता था, तो उसने राजश्री का अपहरण कर लिया, और इस अपहरण में बंगाल का शासक शशांक भी उसका सहयोग दिया था। तो उसी दौरान राजवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया और आक्रमण करके देवगुप्त को पराजित कर दिया, लेकिन शशांक जो है वहाँ से भाग निकला। ये शशांक वही शासक है जिसने बौद्ध वृक्ष को कटवाया था। फिर राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है 605 ईस्वी में। उसके बाद 606 में हर्षवर्धन शासक होता है। हर्षवर्धन के बारे में ये देखते हैं कि हर्षवर्धन का जन्म 589 ईस्वी में होता है, और इसका शासन जो है 606 से 647 ईस्वी तक रहता है। हर्षवर्धन की जो प्रथम विजय है वो वल्लभी की विजय होती है। वल्लभी के विजय के बाद इसका जो राज्य विस्तार है, आप देखिए कि इसका जो एक दक्षिणी किनारा है वो नर्मदा नदी का है, जिससे पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें ये हर्षवर्धन पराजित हुआ, और ये इसका दक्षिणी क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया कि आप नर्मदा नदी के उस पार आक्रमण नहीं करेंगे। ये शर्त संधि के समझौते में हो गया। जो इसका राज्य विस्तार है वो पूर्व में गंजाम उड़ीसा का क्षेत्र है, गंजाम था। पश्चिम में बल्लभी जो है वो गुजरात का क्षेत्र है। उत्तर में थानेश्वर जो हर्षवर्धन की राजधानी थी। दक्षिण में नर्मदा नदी जो अभी मैंने बताया पुलकेशिन द्वितीय के साथ इसका दक्षिणी सीमा का निर्धारण कर दिया गया था। राजवर्धन की जो राजधानी थी थानेश्वर थी, लेकिन राजवर्धन की समस्या जब शशांक भाग गया था और राजश्री का अपहरण हो गया था, तो इस कारण से ये सबसे पहले उसकी समस्या थी कि राजश्री को खोजना। तो उसने सबसे पहले राजश्री की खोज की और शशांक के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद शशांक जो है वो भाग गया। कुछ पुस्तकों में बताया जाता था कि मार दिया गया है। राजश्री मिलने के बाद वो सती होना चाहती थी, लेकिन हर्षवर्धन ने उसको रोका और उसके साथ अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की और वहां से शासन संचालन किया। यहीं से आप देखते हैं एक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू होता है, और जो पाटलिपुत्र शुरुआत में एक केंद्रीय राजधानी होती थी जहां पे शक्ति का केंद्रीकरण होता था, अब वही स्थान कन्नौज ने ले लिया। अब कन्नौज पर शासन करने वाला भारत का सम्राट होता था। जो हर्षवर्धन ने कुछ विद्वानों को संरक्षण प्रदान कर रखा था, जिसमें उसके दरबारी थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी, मयूर, दिवाकर, हुएनसांग का नाम प्रमुख इसलिए बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है। इसने नालंदा में बौद्ध ग्रंथ एकत्र करने के लिए आया था, यहाँ पे बौद्ध ग्रंथों के बारे में स्टडी कर दी थी। उसको 529 से 545 ईस्वी तक था। उसके बाद इसका जो राजकीय आय होता था उसके खर्चे को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। पहला भाग राजा के पास होता था। राजा जो किसी भी तरीके से शासन संचालन से जो रिलेटेड खर्चे होते हैं वो राजा के द्वारा किए जाते थे, या
किसी को भूमि अनुदान देना या कोई भी अनुदान देना। जैसे अनुदान के संबंधित ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम अनुदान दिए गए थे उसके खर्चे के लिए। फिर दूसरा था विद्वानों के लिए। विद्वान जैसे इसके दरबार में बाणभट्ट, मयूर, दिवाकर, इंसान है, इससे रिलेटेड या जो भी और विद्वान होते थे उनसे संबंधित जो भी खर्चा आता था वो विद्वानों के लिए दिया जाता था, यानी इस विभाग का कार्य था। फिर उसके बाद उसके सभा के जो अधिकारी थे, सेना से संबंधित अधिकारी थे, उनके खर्च के लिए एक भाग होता था। फिर चौथा भाग धार्मिक कार्य के लिए होता था। जैसे ये प्रयाग में 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद की स्थापना करता था, ये धार्मिक कार्य के लिए या गरीबों को दान देना या कुछ आयोजन कराना, धार्मिक आयोजन, उसका खर्चा धार्मिक कार्य के क्षेत्र से दिया जाता था। हर्ष के नाटक, हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष के जो शासन का कार्य था इसमें कुछ प्रमुख अधिकारी थे, जिसमें एक अवंती नामक अधिकारी था जो युद्ध और शांति का अधिकारी कहलाता था। उसके बाद सिंहनाथ नामक अधिकारी सेनापति होता था, मुख्य सेनापति कह सकते हैं। उसके बाद कुंतल नामक अधिकारी अश्व सेना का प्रधान होता था। स्कंदगुप्त नामक एक अधिकारी था जो हस्त सेना यानी कि जो हाथियों की सेना होती थी उसका प्रमुख होता था। हाँ, एक चीज है कि हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उसने बुद्ध के दंतावशेष को प्राप्त करने के लिए कश्मीर पर आक्रमण किया था। तो कश्मीर पर आक्रमण के दौरान उसने दंतावशेष तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उसने कभी भी कश्मीर को अपने राज में नहीं मिलाया। तो ये चीज हम आप देखते हैं कि इतना हर्ष के बारे में एक वो है चैप्टर है इसका, और आपका ब्रिटिश सेमेस्टर का। ओके।